आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले आप इस कहानी की 275 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस 276 मुलाहिज़ा फरमाए। वो अपने ठिकाने से रवाना हो चुका है। उसने रास्ते में 2 आदमियों को साथ लिया है जो मुख्तलिफ जगहों पर उसके इंतजार में खड़े हुए थे। अब उसका रुख उसी तरफ मालूम होता है जहाँ का आपने अंदाजा ज़ाहिर किया था। शफी शाह ने बताया, ठीक है आने दो। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, दूसरी जगहों से भी तुम्हारा राब्ता है ना? जी सर, एक ही जगह की खबरों का तबादला हो रहा है। उसने जवाब दिया, ठीक है, तुम्हें मालूम ही है किसी सूरत में क्या करना है? मैंने कहा, जी सर। जवाब मिला और मैंने खुदा हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया। अहमद परवेज टुकर टुकर मेरी तरफ देख रहा था। मैंने फोन जेब में रखते हुए कहा, बास कातलों और खबीसों की उम्र बड़ी लंबी होती है, शायद उसकी भी लंबी हो। वैसे मैं तो यही चाहता हूँ कि लंबी ना हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हालात पर मेरा इख्तियार नहीं है। अभी उस खबीस का तज़किरा हुआ और इत्तला मिल गई कि वो आ रहा है। वो तुम्हारे लिए आ रहा है, क्या ख्याल है? तुम्हारे इस मजबूत मकान की बुलंदबाला दीवारें और 1-2 मुसल्ला मुहाफिज तुम्हें बचा सकते हैं। वो एक दम सीधा होकर बैठ गया। खौफ ने उसमें एक नई जिंदगी भर दी। उसकी मेज पर 2 आम और एक मोबाइल फोन मौजूद था। वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, मैं और आदमी बुलवा लेता हूँ। वो काफी देर बाद बोला था। उसके हल्क से अजीब फंसी सी आवाज निकली थी। मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, इसकी जरूरत नहीं, मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन फिलहाल मैं मसलहत के तहत तुम्हारी हिफाजत करूंगा और मैं अकेला नहीं हूँ, मुतमईन रहो, तुम्हारी हिफाजत का माकूल बंदोबस्त मौजूद है। बस इस वक्त तुम्हारी हैसियत जरा कम हो गई है। इस वक्त तुम्हारी हैसियत चारे किसी की है और तुम्हें उस पर सब्र करना पड़ेगा। किसी गार्ड, किसी चौकीदार को मत बुलाओ, किसी को होशियार रहने की हदायत मत करो, बस खामोशी से बैठकर तमाशा देखो। मैं जरा देखना चाहता हूँ कि आने वाला क्या तरीका कार इख्तियार करता है। आया वो अपनी आमद की इतला देकर मेन गेट के रास्ते आता है या कोई और रास्ता इख्तियार करता है। तुम जिस तरह बैठे हो इसी तरह बैठे रहो, हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसकी तरफ झुकते हुए तेजी से पूछा, मेरी बात समझ में आ गई है ना? उसने उस बात में सर हिलाया। तो मैंने पूछा, तुम ताउन के लिए तैयार हो? हाँ। उसके हल्क से फंसी सी आवाज निकली, गुड। चाहे जिस तरह तुम्हारे किए कि 1% तलाफी हो जाए। तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं, किसी को पुकारने या मदद के लिए बुलाने की जरूरत नहीं। जितना ज्यादा हंगामा होगा उतनी ही ज्यादा जानें खतरे में पड़ेंगी और खूनरेजी का इम्कान बढ़ जाएगा। इसलिए तुम सिर्फ डिमे बंद कर बैठ रहना, इसमें तुम्हारे लिए ज्यादा आफियत है। मैंने ठहरे लहजे में उसे ये हदायत दी, फिर जेब से छोटा सा आला निकाल कर उसके मेज के नीचे चिपका दिया। बगौर मेरी हरकतों सकनात का जायजा ले रहा था। मैंने मेज के नीचे इशारा करते हुए उसे मजीद हदायत की, तुम इसके बारे में बिल्कुल बेखबर रहना, तुम समझना कि तुमने ये चीज देखी नहीं, ओके? उसने कुछ होंठों पर जुबान फेरी और आहिस्तगी से सर हिला दिया। शानदार रिवॉल्विंग चेयर पर उसका वजूद कुछ सुखड़ा सिमटा हुआ सा लग रहा था। मैं उठ खड़ा हुआ। कमरे में 3 दीवारों पर छत से फर्श तक भारी भरकम खूबसूरत आराइशी पर्दे आवेजा थे। बाकी एक दीवार पर लकड़ी की खूबसूरत पेंटिंग थी। उसी दीवार में खिड़की थी जिसके नीचे स्प्लिट एंड कंडीशनर रखा था। मैं सरनो एक बार कमरे का जायजा लेने के बाद एक दबीज पर्दे के पीछे चला गया। छुपने के लिए वो जगह बुरी नहीं थी, वहां धूल मिट्टी की बू नहीं थी। पर्दों के पीछे भी हैरत अंगेज हद तक सफाई थी। मैं पर्दों के दरमियान एक बारीक सी छुरी बनाए कमरे पर नजर रखे हुए था। अहमद परवेज बार बार टिश्यू पेपर से चेहरा खुश कर रहा था। वो यकीनन मजबूत असाब का मालिक था, लेकिन आज उसके असाब इम्तिहान से गुजर रहे थे। वो कोशिश कर रहा था कि पर्दे की तरफ न देखे। हमारा इंतजार तवील साबित नहीं हुआ, लेकिन तवील महसूस जरूर हुआ। पहले कुछ फासले से मध्यम सी कुछ आवाजें ऐसी सुनाई दी जैसे मोटे मोटे चूहे नंगे फर्श पर दौड़ रहे हों। उसके चंद लम्हे बाद टेरेस के फर्श पर कदमों की आहट उभरी। टेरेस के फर्श से ऊपर खुला आसमान था, इसलिए वहां कालीन नहीं था। चलने में बाद तेजी से दरवाजे की नाप घूमी और गोया पलक झपकने में 2 नौजवान अंदर आ गए। वो ढीली ढाली कमीजों और जींस में थे। उनके हाथों में टीटी थे। उनके पीछे पीछे सफ्तर अंदर आया। उसके हाथ में भी एक पिस्तौल नजर आ रहा था। दोनों नौजवानों ने फुर्ती से मेज के दोनों तरफ पहुंचकर अहमद परवेज को निशाने पर ले लिया। सजदर का पिस्तौल वाला हाथ बेनियाजी से उसके पहलू में लटका हुआ था। शाम मैंने उसे खुमार ज़्यादा देखा था, लेकिन अब तक यकीनन उसका नशा पूरी तरह उतर चुका था और उस चीते की तरह चुकन्ना नजर आ रहा था जो शिकार पर निकला हुआ था। अहमद परवेज खौफजदा नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। मेरी तसल्लियां अपनी जगह थी, लेकिन वो सचमुच खौफजदा था। खौफजदा होने की अदाकारी नहीं कर रहा था। तो तुम कहाँ से आए हो? उसने हैरत से पूछा। उसकी हैरत भी हकीकी थी। इंसान को जहां पहुंचने की लगन हो वहां के लिए कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। सफ्तर मुस्कुराया। इस वक्त वाकई एक मुख्तलिफ इंसान नजर आ रहा था, नाहिद सफाक और जबरदस्त साजिशी। वह पिस्तौल से अपने रान टपकते हुए आंखों से अपने दोनों साथी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरे ये 2 दोस्त सपाट दीवारों, पाइपों
हत्ता के नुकीले हिफाजती जंगलों पर भी चढ़ने में बड़े माहिर हैं। थोड़े बहुत हुनर इन्होंने मुझे भी सिखा दी है। ये भी एक अच्छा इत्तेफाक है, मैं एक इस बंगले की साख्त से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। उसकी शफाक मुस्कुराहट कुछ और गहरी होगी। यही नहीं बल्कि मैं तो आपकी कुछ खास आदत से भी वाकिफ हूँ। मुझे मालूम है जब आप ज्यादा परेशान और उलझे हुए होते हैं तो रात गए तक यहाँ स्टडी में बैठते हैं, तनहा बैठकर सोच विचार करते हैं। एक तरह से आपके स्टडी कम और मुराकबा का ज्यादा है। हमें तो और भी ज्यादा बेहतर तौर पर एक दूसरे के घर बार और आदत से वाकिफ होना चाहिए था। आखिर हम एक दूसरे के हम जुल्फ बनने वाले थे। आप तो बहुत खुश होंगे कि आप इस रिश्ते में फंसने से बाल बाल बच गए, लेकिन मैं आपको ज्यादा दिन खुश होने का मौका नहीं दे सकता। मैं पहले ही काफी खतरा मोल ले चुका हूँ। क्या मतलब? अहमद परवेज ने घुटी घुटी आवाज में पूछा। मैं तुम्हारी बीवी को काफी दिन जिंदा रहने दिया और मैं उस दौरान में बहुत परेशान रहा। जिस रात मैं गुस्से में समैरा को मार बैठा और उस बंगले से निकला तो मैंने तुम्हारी बीवी की गाड़ी गली के मोड़ पर मुड़ते देखी। मुझे यकीन हो गया कि वो कुछ देख चुकी थी, लेकिन मैं उसका ताक्कुब नहीं कर सका। फिर मैंने उससे फोन पर बात की तो उसने ये जाहिर नहीं किया कि वो कुछ जान चुकी थी, बल्कि मेरी दरख्वास्त पर वो स्टूडियो आने के लिए भी तैयार होगी। वो बिल्कुल बेखबर बनी हुई थी। मुझे अंदाजा हुआ कि वो मसलहतन ऐसा कर रही थी। वो खौफजदा थी, किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहती थी। बहन की मोहब्बत को उसने दबा लिया था। चाहे ये तसव्वुर भी उसकी एहसासात पर गालिब आ गया था कि अब बहन की वरासत भी उसकी तरफ मुंतकिल होने वाली थी। मुझे मालूम था कि वो कोई बात तुम्हें बताए बगैर नहीं रह सकती। उसने तुम्हें जरूर बता दिया होगा, लेकिन तुम भी खामोश रहे। तुम्हारी मसलहतों को समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं उस खतरनाक राज के साथ इस औरत को जिंदा रहने की इजाजत नहीं दे सकता था। और कई दिन की निगरानी के बाद आखिर मुझे मौका तलाश करना ही पड़ा। मोटरसाइकिल पर जिन 3 नौजवानों ने वाहिदा को रोका और हलाक किया, उनमें 2 क्या यही हैं? अहमद परवेज ने गोया हिम्मत करते हुए पूछा। गैर सवालात नहीं किया करते मेरी जान, सफ्तर मुस्कुराया। मुझे पता चला है कि कल तुमने इस हीरो टाइप पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने और कोई बयान देने का प्रोग्राम बना रखा है। ऐसा मालूम होता है तुमने अब मसलहतों को बालाए ताक रखने का फैसला कर लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है माय डियर अहमद परवेज। अब मैं तुम्हें डराने की इजाजत नहीं दे सकता। और वो गधा इंस्पेक्टर तो मुझे एक आंख नहीं भाता। उसका भी इसके दिमाग में दयानतदारी का खन्नास है। अभी तक मैं उसे चक्कर देने में कामयाब रहा हूँ। उसके पास जाने का तो तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए था। सारी बात ही बिगड़ जाएगी। उस गधे को तो खरीदा भी नहीं जा सकता और वो आसानी से मानने वाला भी नहीं लगता। इस किस्म के गधे जान दे देते हैं मगर अपनी जेबों में कुछ नहीं जाने देते। तुम्हारा ख्याल है कि वायदा के बाद मुझे भी मारकर तुम बच जाओगे? अहमद परवेज खरखराती सी आवाज में बोला। नहीं नहीं डियर अहमद परवेज, सफ्तर मुशफ़क़ाना से लहजे में बोला। वो शायद उस वक्त अपनी पोजीशन से कुछ ज्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम खुद अपने आप को मारोगे, तुम खुदकुशी करोगे। कम से कम जाहिरी तो यही होगा और अखबारों में भी यही आएगा। कारोबारी उलझने, बीवी का कत्ल, अखबारात हकाइक को सामने रखते हुए अपने हिसाब से कयास आराइयां करेंगे। पुलिस भी उनसे मुत्तफिक हो जाएगी। फिर वो मेज की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला। अक्सर दौलतमंद अपने बेडरूम में साइड टेबल की दराज में या फिर स्टडी में मेज दराज में और बाजुकात तो दोनों ही जगह रिवाल्वर या पिस्तौल जरूर रखते हैं। उम्मीद है तुम्हारी इस मेज की दर्ज में भी कुछ जरूर होगा। उसने आगे बढ़कर अहमद परवेज की रिवाल्विंग चेयर को धक्का दिया। चेयर अहमद परवेज समेत कोने में दीवार से जा टकराई। सफ्दर के दोनों साथी उसे बदस्तूर कवर किए हुए थे। सफ्दर ने झुककर मेज की दराजें खोली। एक दराज में उसे पिस्तौल मिल गया था। बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ तुम्हारा अपना पिस्तौल मौजूद है, सफ्दर ने बाएं हाथ में उसे नचाते हुए कहा। अब खुदकुशी का ड्रामा हकीकत से ज्यादा करीब नजर आएगा, वरना हमें अपने ही पिस्तौल से यह ड्रामा अदा करना पड़ता। इस पिस्तौल की गोली तुम्हारी खोपड़ी में सुराख करेगी और यही तुम्हारे हाथ में फंसा हुआ पाया जाएगा। यहाँ हमारी आमद का भी कोई सबूत नहीं मिलेगा, इसलिए सीधा साधा सा केस होगा। अहमद परवेज कुर्सी में सुकड़ा सिमटा हुआ तो था ही, लेकिन अब वो गोया और सुकड़ गया और खौफजदा सी आवाज में बोला। तुमसे किसने कहा कि मेरा रहीम गुल से मिलने और किसी किस्म का बयान देने का इरादा है? हमें यूं ही इत्तेफाक से उड़ती उड़ती सी खबर मिल जाती है। हमारे अपने भी कुछ राय हैं, यूं ही हमारे काम चलते रहते हैं, सफ्तर ने कहा। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तुम्हें किसी ने गलत इतला दी है। अहमद परवेज घुटी घुटी सी आवाज में बोला। सफ्तर तंसिया से अंदाज में हंसा। मुझे मालूम था तुम यही कहोगे। हम इतने अहमक नहीं हैं कि तुम्हारी बात पर यकीन कर ली। उसने अपना पिस्तौल जेब में रख लिया और अहमद परवेज के पिस्तौल का मैगजीन निकाल कर चेक किया। पिस्तौल तो लोडेड है। वो तुमानियत से बोला। अहमद परवेज, तुम हमारे लिए आखिरी खतरा हो। तुम रास्ते से हट जाओगे तो हमारी बहुत सी दुश्वारियों का खात्मा हो जाएगा। अगर तुम अपनी खुदकुशी के सिलसिले में कोई खत वगैरह भी लिख देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मुझे मालूम है तुम मेरी ये दरख्वास्त नहीं मानोगे, इसलिए हम इसके बगैर ही काम चलाना पड़ेगा। कुर्सी जरा दोबारा यहाँ मेज के करीब ले आओ मेरी जान। तुम्हारी लाश वहाँ कोने में घुसी हुई कुर्सी पर कुछ अच्छी मालूम नहीं होगी। उसने इशारा किया।
अहमद परवेज ने उसकी हदायत पर अमल नहीं किया। उसकी वजह यह नहीं थी कि वो बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि वजह यही थी कि उसमें खौफ के बायस अपनी जगह से हिलने की सक्कत नहीं रही थी। उसे शायद ये यकीन नहीं था कि मैं बर वक्त पर्दे के पीछे से निकलकर मुदाखलत करूंगा, और अगर मुदाखलत करने की जुरात कर भी बैठा तब भी शायद 3 मुसल्ला और मुशाक किस्म के बदमाशों के सामने शायद मेरी अपनी जान के लाले पड़ जाए। मैं उसकी कैफियत को समझते हुए मुस्कुरा दिया। मुझे मुदाखलत करने में पहल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऐन उसी लम्हे खामोशी से दरवाजे की नाब घूमी और दरवाजा गोया हवा के झोंके से बेआवाज तरीके से खुल गया। लेकिन अंदर आने वाला हवा का झोंका नहीं, रहीम गुल था। वो वर्दी में था और उसके हाथ में टीटी था। हैंड्स अप, वो घर जा। वो तीनों उसके हुक्म की तामील करने के बजाय तेजी से घूमे। मेरा अंदाजा था कि वो उसकी वर्दी की परवाह किए बगैर फायर कर देंगे। उस वक्त तक मैं बिजली की तेजी से पर्दे के पीछे से निकल आया था। गनीमत यह था कि उन तीनों की तवज्जो उससे पहले पर्दे या दरवाजे की तरफ नहीं रही थी, इसलिए उन्हें सूरत हाल को समझने में एक लम्हे की ताखीर होगी। मैंने एक नौजवान की कलाई पर अपने पिस्टल के दस्ते से वार किया और साथ ही दूसरे की गुद्दे पर फ्लाइंग किक रसी थी। वह ऊंधे मुंह गिरा और जिसकी कलाई पर पिस्टल का दस्ता पड़ा था उसके हाथ से टीटी बड़े जोर से कालीन पर गिरी। मुझे यकीन था कि उसकी कलाई टूट गई होगी। रहीम गुल ने सफदर के हाथ पर ठोकर रसीद की। गोली चल गई, मगर उसका रुख छत की तरफ रहा। उसके साथ ही पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया, लेकिन वो औकाब की तरह झपट कर रहीम गुल से उलझ पड़ा। वो भी उससे उसकी टीटी छीनने की फिक्र में था। उसने रहीम गुल की कलाई गिरफ्त में ले ली थी और दोनों कालीन पर ढेर हो चुके थे। अहमद परवेज अक्लमंद रहा था। वो मार दहाड़ शुरू होते ही मेज के नीचे घुस गया था। रहीम गुल नहायत आसानी से सफदर से निपट लेता, लेकिन उसी दौरान में शफी शाह अंदर आया और उसका काम बहुत ही आसान कर दिया। उसने सफदर की पसलियों में ऐसी ठोकर रसीद की कि वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बुलबुलाकर दूर जा गिरा। मैं उस दौरान में दोनों नौजवानों को गर्दन से पकड़कर उनके सर आपस में टकरा चुका था, जिसके बाद वो बिल्कुल ढीले पड़ गए थे और कालीन से उठने की कोशिश कर रहे थे। शफी शाह के हाथ में भी गन थी, लेकिन उसे सिर्फ एक लात ही चलानी पड़ी। हम तीनों गोली इंतहाई नागुज़ीर हालत में ही चलाना चाहते थे। रहीम गुल ने उठते उठते टीटी होस्टर में रख लिया। उसे अंदाजा हो गया था कि अब उसकी भी जरूरत नहीं रह गई थी। काम 1-1.5 मिनट में निमट गया था। सफदर पसलियों पर हाथ रखकर बड़ा करा रहा था। तकलीफ में शायद वो ये भी भूल गया था कि उसकी जेब में एक पिस्तौल मौजूद था। रहीम गुल ने उसे गिरबान से पकड़कर उठाया और उसके मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया कि उसका मुंह घूम गया और होंठ फट गए। मुझे उम्मीद थी कि जब कुछ देर बाद उस थप्पड़ के असरात जाहिर होंगे तो सफदर की शक्ल खासी बदल चुकी होगी। साथ ही उसने सफदर को 2-3 गंदी गंदी गालियों से नवाजा। वक्त जरूरत हुए काम भी कर लेता था। तहजीब शाइस्तगी को बालाए ताक रख देता था और मुस्तहिक लोगों को उसके अमाल के मुनासिबत से मुगलजात से नवाजता था। फिर उसने उसकी नाफ के नीचे अचानक घुटना रसीद कर दिया। सफदर एक बार फिर फरेरी से लेकर बिलबिला उठा। अब उसमें जरा भी दम खम नहीं रहा था। रहीम गुल ने उसे कालीन पर टेक दिया। लगता था कि उसे सफदर पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। उसे एक खासी मुनासिब सी जगह पर मजीद एक ठुड्डा रसीद करते हुए बोला, तुम जैसे भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़ियों को पकड़ने में हमें सबसे ज्यादा दुश्वारी पेश आती है। फिर उसने आवाज दी। 2 ASI क्लाशकोफ लिए मुस्तद्दी से अंदर आ गए। अब हाँ, उनके करने के लिए कुछ नहीं था। ताहम वो चंद लम्हे क्लाशकोफे इधर उधर घुमाते हुए चुकन्ने से अंदाज में कमरे का जायजा लेते रहे, जैसे उन्हें जबरदस्त पुलिस मुकाबले का अंदेशा हो। रहीम गुल ने उन्हें काबू में आए हुए तीनों अफराद को हथकड़ियां लगाने और उनके हथियार कब्जे में लेने का हुक्म दिया। उनमें से एक ने क्लाशनकोफ कंधे पर लटकाई और खासी मुस्तद्दी से काम अंजाम दिया। दूसरा उसी तरह चाकू चुबंद खड़ा रहा। रहीम गुल जरा तंजिया से अंदाज में बावाज बुलंद बोला, सेठ साहब खतरा टल गया है, मेज के नीचे से निकल आइएगा। अहमद परवेज ने किसी खौफजदा खरगोश की तरह मेज के नीचे से सर बाहर निकाला, फिर धीरे धीरे बाहर आकर कुर्सी पर ढेर हो गया। और यूं हाँप रहा था जैसे मीलों दौड़ कर आया हो। हालांकि वो कमरे के उस कोने में ही रहा था। पुलिस वालों ने दोनों नौजवानों को खड़ा किया तो उनमें से एक, जिसकी गुद्दी पर मैंने फ्लाइंग किक रसीद की थी, संभल चुका था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा खासा भयानक नजर आ रहा था। वो रहीम गुल को घूरते और कमाल जुरात का मुजाहरा करते हुए सांप की तरह पुनकारा, ओए पुलिसिए, अभी वक्त है, जिंदगी चाहता है तो अब भी हमें छोड़ दे, बात यहीं टल जाएगी, अच्छी तरह सोच ले। रहीम गुल ने उसके पेट में जोरदार लात रसीद की। वो दोहरा हो गया और फिर उसने वहीं बेशकीमत नफीस कालीन पर उसे उल्टा कर दिया। रहीम गुल ने गिरबान से पकड़कर बेरहमी से झटकते हुए सफ्तर को सीधा किया और दांत भींच कर बोला, तुझे भी कोई डायलॉग बोलना है तो बोल ले, 2 टांगों वाले कुत्ते। सफ्तर से सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ताहम उसने इस तरह रहीम गुल की तरफ और बारी बारी मेरी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो समय रहे हो, हमारे पकड़े जाने से बात खत्म हो जाएगी, लेकिन हम किसी न किसी तरह इससे निपट लेंगे। मुंह से अलबत्ता वो कुछ नहीं बोला। रहीम गुल उसे छोड़कर अहमद परवेज की तरफ मुतवज्जा हुआ और घुटी घुटी मगर गैज आलूद सी आवाज में बोला, इस सारे मामले में तुम्हारा किरदार भी मुझ पर वाज़ेह हो चुका है। मैं सरकारी वकील के अलावा 2-4 दूसरे अच्छे वकीलों से मशवरा करूंगा कि तुम्हारे मामले में क्या किया जा सकता है। मगर तुम्हें कोई सजा ना भी दिलवा सका
तो मैं तुम्हें इतना घसीटूंगा जरूर कि तुम्हें अपनी पैदाइश पर शर्मिंदगी होने लगेगी। ये काम निपटने के बाद दूसरे रोज मुझे एक और खुशखबरी सुनने को मिली। नफीस साहब ने मुझे इस्लामाबाद से फोन किया और मुख्तसर अल्फाज में कैफियत दरियाफ्त करने के बाद बोले, दुरानी के बारे में तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं पता चला। क्या हुआ? मैंने संभल कर बैठते हुए पूछा। हैरत है, मैं तो समझ रहा था तुमने उसके महकमे में जासूस छोड़ रखे हैं और खुद भी कराची में बैठे हो, इसलिए तुम्हें फौरी तौर पर खबर मिल गई होगी। वो बोले, अरे साहब, हमारे जराए इतने मुस्तद कहाँ। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, आपको इस्लामाबाद में बैठकर बाज़ खबरें हमसे बहुत पहले मिल जाती हैं, हालांकि उनका ताल्लुक हमसे होता है। जरा तवक्कुफ से मैंने कहा, लेकिन बहुत सी अहम खबरें शायद कभी आप तक नहीं पहुंच पाती, जिनके बारे में शायर ने कहा है, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, या फिर शायद आप वो खबरें सुनना ही नहीं चाहते, उनकी तरफ से कान बंद कर लेते हैं। मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन किया था, तुम्हारी तंजिया बातें सुनने के लिए नहीं। वो खुश्क लहजा में बोले, अगर तुम्हें खुशखबरी से कोई दिलचस्पी नहीं है तो भाड़ में जाओ। आई एम सॉरी सर। मैंने जल्दी से मोदबाना लहजे में कहा, यह कम वक्त जुबान ख्वाह मुखा फिसल जाती है, ये जुबान तुम्हें किस रोज़ मरवा देगी। वो ठंडी सांस लेकर बोले, खुशखबरी बहरहाल ये है कि दुरानी को मुअत्तल कर दिया गया है, उसके खिलाफ महकमा जाती तहकीकात शुरू हो गई है। याहू, मैंने हिफ्ज़ मरातब का ख्याल किए बगैर फौरन एक नारा मस्ताना बुलंद किया। उस वक्त रहीला भी मेरे पास ऑफिस ही में बैठी थी। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगी, ये क्या बेहूदगी है। दूसरी तरफ से नफीस साहब बोल रहा है, सॉरी सर, मैं जरा जज्बाती हो गया था। मैंने फौरन संभलते हुए कहा, तुम्हें अपने जराए से भी ये इतला शायद जल्द ही मिल जाए और 2-3 रोज तक शायद अखबारों में भी आ जाए। अब जल्द ही तुम्हारे होटल का दफ्तरी रिकॉर्ड वगैरह वापस मिलने की भी कोई सूरत निकल आएगी। नफीस साहब ने कहा, आपने इस सिलसिले में जिस हद तक भी अपना असर सुख इस्तेमाल किया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर। मैंने हकीकी ममनूनियत से कहा, इसमें मेरे असर सुख का जरा कम और तुम्हारी बदमाशियों का ज्यादा दखल है। नफीस साहब ने कहा, बहरहाल अगर मैं तुम्हारे थोड़ा बहुत काम आ सका हूँ तो इसकी मुझे खुशी है। मेरी रिटायरमेंट में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि मैं अपनी मुलाजमत के आखिरी दिनों में कोई खास बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देकर जाता, लेकिन ऐसा करने का मौका नहीं मिल सका। तो मैंने सोचा चलो कुछ दोस्तों के छोटे मोटे जायज़ ही काम कर जाऊँ, कम अज़ कम वो तो अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। सर, आपको खबीसों और वतन दुश्मनों के सिवा सभी अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। आपके लिए आखिरी दिनों में कोई कारनामा अंजाम देना सोच नहीं था। आपकी मुलाजमत का पूरा रिकॉर्ड ही बहुत से काबिल फ़ख्र कारनामों से भरा हुआ है। मैंने खुलूस से दिल से कहा, मैं उन्हें अपने कारनामे नहीं समझता, वो तो बस मेरी तरफ से अपने फ़राइज़ की ज़ियादतदारी से अदायगी की हकीर सी कोशिश थी। वो बड़े इंकिसार से बोले, मुझे तो इस बात की ही बड़ी खुशी है कि मैं इज्जत व आबरू से अपनी मुलाजमत की मुद्दत पूरी करके जा रहा हूँ और इस ओहदे पर पहुँचने के बाद भी खैर वाफियत से रिटायरमेंट की उम्र को पहुँच गया। वरना इस ओहदे पर तो सियासी नज़ला बहुत गिरता है। मुझे लगता है आपकी मुलाजमत के आखिरी दिनों में भी हमें आपको कोई तकलीफ देना ही पड़ेगी। मैंने एहतियातन उन्हें पेशगी खबरदार करते हुए कहा, शायद आपके शानदार रिकॉर्ड में मजीद 1 आध सुनहरे बाब का इजाफा हो जाए। क्या तुमने फिर कोई चक्कर चलाया हुआ है? उनके गोया कान खड़े हुए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं हमेशा ही कोई ना कोई चक्कर चला रखता हूँ। हाँ, इसमें क्या शक है, जहाँ तक तुम्हारी टांग की रसाई है वहाँ तक तो तुम टांग अड़ाने की पूरी कोशिश करते रहते हो। वो बोले, मेरा ख्याल है तुम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के चक्कर में बहुत सरगर्म हो रहे हो। वो मामला बहुत फैला हुआ है। जो रिपोर्टें मुझ तक पहुँच रही हैं उनकी रोशनी में मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम सिर्फ अपने और अपने साथियों के बलबूते पर इस मामले में बहुत ज़्यादा उलझने की कोशिश न करना और मुझे इतला दिए बगैर कोई बड़ा कदम न उठाना। आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको मालूम है हम लोग रेड डार्ट जैसी बैनुल-अक़वामी और अजीबो-गरीब हश्त पहलू किस्म की ताकत से भी उलझ गए थे। मैंने उन्हें याद दिला, जहालत भी एक नेमत है। वो ठंडी सांस लेकर बोले, ज़रा नर्म अल्फाज में इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि लाइल्मी में भी बड़ी राहत है। जब तक आदमी किसी चीज़ की हौलनाकी से बेखबर रहता है तब तक खासे मज़े में रहता है। आगही बड़ा अजाब है। तुम बिलाइल्मी में रेड डार्ट से जा टकराए थे, लेकिन आगही हासिल हो जाने के बाद भी पीछे नहीं हटे थे, बल्कि पहले से ज़्यादा तुम दही से डट गए थे। मैंने कहा, तुम्हें शायद याद नहीं और कुछ के बारे में तो तुम्हें मालूम भी नहीं कि इस वक्त तुम्हारे मुतवाज़ी कितनी ताकतें काम कर रही हैं। बहरहाल तुम्हारा जज्बा और जुरात काबिल कदर थी, उसने सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था। वह जज्बा और जुरात आज भी हमारे पास मौजूद है। मैंने कहा, लेकिन इस जज्बे और जुरात को बेमुहार ना छोड़ देना। मैं एक बार फिर तुम्हें यही मशवरा दूंगा, बल्कि नसीहत करूंगा कि मुझे बताए बगैर कोई अहम कदम ना उठाना। वो जोर देकर बोले, जनाब मैं तो आपको पहले ही खबरदार कर रहा हूँ कि शायद हमें आपको तकलीफ देनी पड़े। अगर मेरा ऐसा कोई इरादा होता तो मैं ये बात क्यों करता। खैर, मुझे तुम्हारी तरफ से इत्मीनान तो है कि तुम कोई हमाकत नहीं करोगे, लेकिन कभी कभी गैर इरादी तौर पर भी इंसान से कोई हमाकत सरजद हो जाती है। बहुत मुहतात रहना। उनका लहजा अफसराना था और कुछ नासिहाना। सर, मेरा ख्याल है कि बड़े पैमाने पर असले की नाजायज़ तिजारत के जरिए मुल्क की बुनियादों में बारूद भरने में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ एक बहुत बड़ी माफिया किस्म की शख्सियत भी शरीक है। उसका नाम जमाल सईदी है। वो एक गैर मुल्की है, लेकिन मेरा उन्हें यह बताने का इरादा नहीं था कि जमाल सईदी के सिलसिले में मैं क्या कुछ मालूम कर चुका था।
और अपनी आंखों से क्या देख चुका था। ताहम मैं उन्हें उसके बारे में कुछ इशारे जरूर देना चाहता था, मगर उन्होंने हंसते हुए मेरी बात काट दी और बोले, मुझे मालूम है वो शख्स भी हमारी लिस्ट पर है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि जमशेद करीम बेगैर मुल्की है। उसका ताल्लुक हमारे एक दूसरे करीबी मुल्क से है। वो जमाल सईदी से भी बहुत पहले यहाँ है। ये वो लोग हैं जो यहाँ रच बस चुके हैं, कानूनी तौर पर यहाँ के बाशिंदे बन चुके हैं, और अब तो किसी के लिए ये जानना भी मुश्किल हो गया है कि ये असल में गैर मुल्की थी। मैंने उस नई इत्तला पर हैरान होते हुए पूछा। मुस्तकिल तौर पर तो नहीं, अलबत्ता कभी कभार उन पर नजर रखी जाती है, खुसूसन जब ये किसी गैर मुल्की दौरे से वापस आते हैं। उन्होंने जवाब दिया, बहुत खूब। मैंने कदरिया तंज़ लहजे में कहा, इतनी खतरनाक हद तक मुश्तबा लोगों की निगरानी का इतना शानदार इंतजाम, तंज फरमाने की जरूरत नहीं। वो अपने मखसूस अंदाज में बोले, मशकूक अफराद की हैसियत से ये हाल ही में नजर में आए हैं। हमारे यहाँ कार्रवाई इसी तरह दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ती है। उसके अलावा हमें उनकी तरफ से इसलिए भी ज्यादा तशवीश नहीं है कि ये हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर कहीं नहीं भाग सकते। उनके बहुत ज्यादा मफादात यहाँ फैले हुए हैं। एक तो ये ब्यूरोक्रेसी हमारे हर शोबे में घुसी हुई है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, हर काम कुछ ज्यादा ही तरीके सलीके से होता है, आखिर में सिर्फ तरीका सलीका ही रह जाता है, काम का कुछ पता नहीं चलता। अच्छा जनाब, आपकी मसलहतें आपके साथ। मैंने उनसे बहस में उलझने से गुरेज करते हुए कहा, लेकिन मुझे अचानक आपको जहमत देने की जरूरत पेश आ सकती है। देखा जाएगा, वो बेपरवाही से बोले। पैसे तो कराची में चीसी साहब मौजूद हैं, उन्हें तुम मेरा ही मुतबादल समझो, लेकिन अगर मामला ज्यादा ही अहम हो और तुम मुझे ही इस बुढ़ापे में और रिटायरमेंट के आखिरी दिनों में जहमत देना जरूरी समझो तो किसी भी जरिए से इतला दे देना। मैं चंद घंटों के नोटिस पर भी पहुंच जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। मैंने गहरी तमानियत से शुक्रिया अदा करते हुए कहा। उन्होंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने रिसीवर रखा तो रहीला एक टुक मुझे घूर रही थी। शायद वो मेरे याहू का नारा लगाने पर अभी तक हैरान थी और कुछ खफगी भी जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए एक बार फिर पहले से ज्यादा पुरजोश अंदाज में एक की बजाय दोनों हाथ हवा में बुलंद करते हुए याहू का नारा लगाया, लेकिन एहतियातन आवाज इतनी रखी कि कमरे से बाहर न जाने पाए। मेरे बाजू हवा में बुलंद ही रह गए। एक लम्हे के लिए मैं उन्हें वापस नीचे लाना बिल्कुल भूल गया, क्योंकि आइन उसी लम्हे दरवाजा एक झटके से खुला था और दो क्लाशनकोव बरदार अंदर आ गए थे। ताहम उनका इरादा फायरिंग करने का नहीं लगता था, इसलिए मैंने अपनी जगह से हरकत नहीं की। उनकी क्लाशनकोवों का रुख फर्श की तरफ था। वो ढी ढाली शलवार कमीजों में थे, दोनों के गले में लंबे लंबे रंगीन मफलर झूल रहे थे और वो चेहरों से डाकू या किराए के कातिल मालूम हो रहे थे। दोनों खासे जसीम थे और कीनातोज नजरों से सिर्फ मूछें खुर रहे थे। राहिला की तरफ उनकी तवज्जो नहीं थी। शायद लड़की होने के नाते उन्होंने उसे बेजरर शुमार किया था।